The Personal MBA, a world-class business education in a single volume. Introduction. फेमस एक्टर जॉन वाइने ने एक बार कहा था, लाइफ टफ है लेकिन अगर आप स्टूपिड हैं तो ये और भी ज्यादा टफ हो जाता है। एक बिजनेस चलाना इतना भी पेचीदा काम नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको MBA की डिग्री लेने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि आप फेल होने से डरते हो या शायद आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहां से करनी है। अगर आप भी इन सवालों में उलझे हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये सबसे प्रैक्टिकल और समझने में आसान बिजनेस बुक है। इसमें आप कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आप समझेंगे कि असल में बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और अपने मौजूदा बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, आप इसमें बड़ा पैसा खो सकते हैं या आप बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट नहीं हैं। जितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपको बताते हैं, उन सब के बारे में भूल जाइए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है और एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जगह आप छोटी सी शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 5 चीजों को समझना होगा। तो आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है वो है प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए आप लोगों को कितनी वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली वर्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितनी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लोगों को जरूरत है या मार्केट में जिसकी कमी है। जो भी चीज कस्टमर की लाइफ को थोड़ा भी बेटर बना दे उसे वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसे कस्टमर हमेशा याद रखे और दूसरे प्रोडक्ट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट न कर सके। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती है। यानी अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू जोड़कर देंगे तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे और ये संभव है। इसी सोच से आप लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। दुनिया के टॉप ब्रांड्स और बिजनेस ने इसी बात पर फोकस किया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए पहले बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। बिजनेस एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो एक डिमांड को समझकर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करता है। 2 जो कुछ लोगों की जरूरत को पूरा करता है। 3 प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे दाम पर बेचता है जिसे कस्टमर देने के लिए तैयार होता है। 4 ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। 5 इस तरह बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा सकता है जिससे बिजनेस जारी रखने के लिए बिजनेसमैन को सोचना ना पड़े। ये 5 चीजें बिजनेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। इसमें कस्टमर की जरूरत को समझकर एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जाता है। दूसरा है मार्केटिंग। इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। तीसरा है सेल्स। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं जिसके लिए वो उचित कीमत चुकाते हैं। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। इस स्टेप में आपने जो वादा किया था वो वैल्यू और एक्सपीरियंस कस्टमर को देना और इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। 5वां है फाइनेंस। इसका मकसद ये देखना होता है कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएं कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो देखा आपने, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल और पेचीदा हो। चाहे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट को स्टडी किया हो या नहीं, या आप अमीर हो या नहीं, या आपके परिवार में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया हो, तब भी आप अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बिजनेस के इन 5 पॉइंट्स को पेपर पर लिखें या आप एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपको एक और बात जानने की जरूरत है। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। इसे हम इस कहानी से समझ सकते हैं। डीन कैमेन एक इन्वेंटर हैं। 2002 में उन्होंने सेगवे PT बनाई थी। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग 2 व्हीलर स्कूटर है जिसे उन्होंने $5000 में बेचा था। डीन का कहना था कि उनका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने की ताकत रखता था, ठीक वैसे ही जैसे कार के इन्वेंशन ने घोड़ों और बग्घियों कार्ट की जगह ले ली थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि वो एक साल में 50,000 स्कूटर बेचेंगे, लेकिन 5 साल बाद भी वो सिर्फ 23,000 स्कूटर ही बेच पाए थे।
ये उनके गोल का 10% भी नहीं था। स्कूटर का डिजाइन उसका प्रॉब्लम नहीं था, वो काफी सिंपल और आरामदायक था, और वो इको फ्रेंडली भी था। प्रॉब्लम थी उसकी कॉस्ट। लोग एक स्कूटर पर $5,000 खर्च नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय पैदल चलना या बाइक पर जाना ज्यादा सस्ता था। इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं थी। जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो अक्सर यही गलती दोहराते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की रियल डिमांड होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होगा तो काम नहीं करेगा। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो इसे खरीदेगा कौन? इसलिए अपने बिजनेस प्लान को बनाने के बाद उसे दोबारा ठीक से देखें। थोड़ा मार्केट रिसर्च करना बहुत फायदेमंद होगा। मार्केटिंग। अब आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? ये सिर्फ मार्केटिंग द्वारा किया जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग का मकसद होता है ऐसी लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनमें दिलचस्पी जगाना। ये आपके टारगेट कस्टमर होते हैं। मार्केटिंग उन कस्टमर्स को ढूंढने का साइंस है जो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जो बिजनेस सबसे तेज और कम पैसों को खर्च करके अपने टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे एक उम्दा और सक्सेसफुल बिजनेस कहा जा सकता है। आप जितने ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मार्केटिंग को अक्सर सेल्स समझने की गलती की जाती है। हम सब ने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में सुना है। इसमें सेल्समैन स्पॉट पर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाकर उसे खरीदने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन आमतौर पर मार्केटिंग राइट कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचने के बारे में है। तो वहीं सेल उसे कहा जाता है जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदकर बदले में आपको पैसे देता है। लोगों का ध्यान खींचना बहुत मेहनत का काम है। लोग अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि हो सकता है कि उनका ध्यान आपके प्रोडक्ट पर न जाए। इसलिए आपकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त और असरदार होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल यह है कि इसे किस तरह किया जा सकता है। पहला, मार्केटिंग राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप घर पर बना वेजिटेरियन खाना बेचना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर वेजिटेरियन ऑडियंस को सर्च करें। आप वहां एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑडियंस को अपने अद के बारे में बताएंगे तो ये आपकी बेवकूफी होगी। दूसरा, आपकी मार्केटिंग कुछ हटकर होनी चाहिए। कुछ ऐसा जिसे देखकर उससे नजरें हटाना मुश्किल हो, जो कस्टमर में उस प्रोडक्ट के बारे में और जानने की इच्छा को पैदा करे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जॉश कॉफमैन जब भी जॉगिंग पर जाते तो अपना वाइब्राम 5 फिंगर शूज पहनते थे। वो जूते काफी यूनिक थे और आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। रास्ते में लोग अक्सर जॉश को रोककर उनके जूतों के बारे में पूछा करते थे। जूतों का शेप इतना हटकर था कि लगता था मानो उसे ग्लव्स और जूतों की डिजाइन को मिक्स करके बनाया गया था। अंगूठे की जगह एक पॉकेट जैसा शेप था। उनके सोल पतली रबर के थे जो रास्ते पर पड़े पत्थर और कांच से पैरों को सुरक्षित रखने का काम करते थे। इसे पहनने वाले के पैर बिल्कुल एक मेंढक के पैर जैसे लगते थे। उसकी डिजाइन इतनी अलग थी कि सबकी नजर उस पर पड़ ही जाती। यहाँ तक कि एक खड़ूस और स्ट्रिक्ट दिखने वाला आदमी भी जॉश को रोककर पूछ लेता कि उन्होंने जूते कहाँ से खरीदे। वाइब्राम को अब एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी। उनका ये यूनिक प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता था। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 2006 में जब इसे पहली बार मार्केट में डिस्प्ले किया गया, तब से लेकर हर साल इसकी सेल 3 गुना बढ़ती रही। ये एक फैशन ट्रेंड और क्रेज बन गया था। 2009 तक इसकी टोटल सेल $10 मिलियन पहुंच गई थी। उन्हें टीवी कमर्शियल और बड़े बड़े बिलबोर्ड के जरिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं थी। ऑथर सेथ गोडिन का कहना है कि मार्केटिंग एकदम यूनिक और दिलचस्प होनी चाहिए, बिल्कुल एक पर्पल काऊ की तरह। जितने भी मार्केटिंग टेक्निक्स और आइडियाज हैं, वो सब ब्राउन काऊ जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, बोरिंग और ऑर्डिनरी। अब एक फील्ड में बहुत सारे ब्राउन काउस के बीच एक पर्पल काऊ को इमेजिन करें। आपकी नजर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पाएंगे। आपको एग्जैक्टली यही अपने कस्टमर के साथ करना है। आपकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे बिना ना रह सकें। सेल्स बिजनेस प्रोसेस का वो हिस्सा है जहां आपके पास असल में पैसा आता है। अगर आपकी मार्केटिंग जोरदार है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगेगा।
आपको अलग से कोई स्ट्रेटेजी या ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं होगी। आपका गोल होना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, उसे पसंद करें और उसकी क्वालिटी पर भरोसा करें। तब जाकर वो हमसे खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। सेल्स का सीधा कनेक्शन वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और वैल्यू डिलीवरी से है। आपको राइट कस्टमर पर फोकस्ड मार्केटिंग के साथ उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप ब्रांड और रेप्यूटेशन सिर्फ तब बना पाएंगे जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप क्लास होगी। आप जितना ज्यादा वैल्यू अपने प्रोडक्ट में जोड़ते जाएंगे, आपके कस्टमर उतने ही आपकी तरफ लॉयल होंगे। वैल्यू जोड़ने का मतलब है अपने कस्टमर को उसी कीमत पर एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो दूसरे ना दे सके। कई बार ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना अच्छा होता है कि वो ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपको अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांधे रखना है ताकि अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हों तो वो तब भी आपका ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करें। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस से संतुष्ट होंगे तब वो दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। आप इसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी कह सकते हैं, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी पब्लिसिटी का कारण बन जाती है। सेल बढ़ाने की एक और टिप है, इसे दमिजिंग एडमिशन कहा जाता है। जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो लोगों को उस पर शक होने लगता है, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका ऑफर कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हुआ तो संभावना है कि लोग पूछने लगेंगे कि चक्कर क्या है भाई। दमिजिंग एडमिशन कस्टमर को सीधे सीधे अपनी प्रोडक्ट की कमी यानी ड्रॉबैक बताने के बारे में है। इस तरह आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें एहसास होगा कि आपने झूठ बोलकर उन्हें चीट करने की कोशिश नहीं की। जॉश कॉफमैन और उनकी वाइफ केल्सी कोलोराडो में एक घर रेंट पर लेना चाहते थे। उस समय वो न्यूयॉर्क में रहते थे। उनके नए लैंडलॉर्ड बेन और बेती ने दमिजिंग एडमिशन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उन्हें प्रॉपर्टी के बारे में सब खुलकर बताया। नॉर्डर्न कोलोराडो एक पहाड़ी इलाका है। उन्होंने जॉश को बताया कि उन्हें रॉक स्लाइड के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें आसपास के एरिया में घूमने वाले शेर और भालू से भी चौकन्ना रहना होगा। जॉश ये सुनकर घबराए नहीं और न ही उनका मन बदला। अब वो बेन और बेती पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। उनके साथ क्या क्या हो सकता है उस बारे में सब खुलकर बता दिया और आखिर में भालू को भगाने के लिए पेपर स्प्रे खरीदने के बाद उन्होंने फाइनली पेपर्स पर साइन कर दिया। अब उन्हें एक कार की भी जरूरत थी क्योंकि न्यूयॉर्क में उनके पास अपनी कार नहीं थी। उन्होंने ऑनलाइन सेकंड हैंड कार सर्च करना शुरू किया, लेकिन ऑनलाइन एक बड़ी अमाउंट का पेमेंट करने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। तब उन्हें कार डीलर मस्त ऑटो कलेक्शन के बारे में पता चला। उन्होंने जॉश को कार की छोटी से छोटी डिटेल को ठीक से दिखाने के लिए कई फोटो दिखाए। यहाँ तक कि कार के पीछे जो थोड़ा सा हरुश का निशान था उसे कार डीलर ने छुपाया नहीं बल्कि उसकी भी फोटो जॉश को भेजी। जॉश और उनकी वाइफ कार डीलर की ऑनेस्टी से बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि वो डीलर भरोसेमंद था, इसलिए उनमें कार खरीदने का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप डीलर हैं, तो आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैपटॉप का एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफिस और घर के काम के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गेमिंग के लिए नहीं क्योंकि उसमें हाई ग्राफिक्स और ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। या अगर आप स्मार्टफोन के सेक्टर में हैं, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी तो लाजवाब है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी कम है। सच बोलने से, सब कुछ पहले बता देने से आप कस्टमर का विश्वास जीत सकते हैं और बहुत हाई चांस है कि आपका डील उस वक्त फाइनल भी हो जाए। वैल्यू डिलीवरी एक अच्छे बिजनेस का सीक्रेट मंत्र होता है। आपने जो वादा किया उसे ठीक से अपने कस्टमर तक पहुंचाना। कई बिजनेस झूठे वादे करके कस्टमर से पैसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ और ही डिलीवर करते हैं। उसे स्कैम और धोखा कहा जाता है। वैल्यू डिलीवरी का मतलब होता है कस्टमर ने जितने पैसे दिए उसके बराबर या उससे ज्यादा वैल्यू उसे देना। इस प्रोसेस में कई चीजें शामिल हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर को प्रोसेस करना, प्रोडक्ट डिलीवरी और सेल के बाद कस्टमर सर्विस। सबसे उम्दा बिजनेस वो होता है जो कस्टमर के सामने ऐसा प्रोडक्ट पेश करे जो उसकी उम्मीदों से भी ऊपर हो। इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट डिलीवरी में अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद सर्विस और फास्ट सर्विस ये सब शामिल होने चाहिए। इस बात की गारंटी है कि एक हैप्पी और सैटिस्फाइड कस्टमर दोबारा आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। ये कस्टमर दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताकर आपकी सेल भी बढ़ा सकता है। क्या आप ज़पोस की सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं?
Zappos एक लीडिंग ऑनलाइन शू स्टोर है। 2009 में अमेज़न ने Zappos को $1-2 बिलियन में खरीद लिया था। Zappos कस्टमर को फ्री शिपिंग की सुविधा देते थे। इसके अलावा अगर कस्टमर का मन बदल जाए तो उन्हें जूते रिटर्न करने की भी फैसिलिटी दी गई थी और Zappos उनसे बिना कोई सवाल पूछे जूते वापस ले लेते थे। इन सब सुविधाओं के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जूते खरीदने लगे। लेकिन Zappos की एक खासियत जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी और वो ये थी कि वो कस्टमर को उनकी उम्मीद से बढ़कर सर्विस देते थे। वो नेक्स्ट डे डिलीवरी से अपने कस्टमर्स को सरप्राइज कर देते थे। ऑर्डर प्लेस करते समय उनकी वेबसाइट पर लिखा होता था कि डिलीवरी में 3-7 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो अगले दिन डिलीवरी करके कस्टमर को हैरान कर देते थे। Zappos ने अपने स्टोर के लिए या जो एक्स्ट्रा सुविधा वो दे रहे थे उसके लिए कभी एडवर्टाइज नहीं किया। वो सिर्फ अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे, इसलिए उनके कई लॉयल कस्टमर्स बनते चले गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमेशा अपने कस्टमर की जरूरत को पूरा करने और उनकी उम्मीद से बढ़कर कुछ देने की कोशिश करें, नहीं तो आपके और दूसरों के सर्विस में कोई फर्क नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी सर्विस देने वाले बनकर रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी की। इसका मतलब होता है कि आपने जो वादा किया था बिल्कुल उसी समय कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना। ये फैक्टर मार्केट में आपकी गुडविल बनाता है। आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। ओहायो में आरोन और पैट्रिक शिरा 2 भाई रहते थे। वो बिजनेस पार्टनर्स भी थे। उन्हें शिरा सन्स पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता था। वो ज्यादातर लार्ज स्केल पेंटिंग प्रोजेक्ट का काम करते थे, जैसे यूनिवर्सिटी, $multi-million के घर, मिलिट्री बेस आदि। उन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वो ओहायो में एक जाने माने पेंटिंग ब्रांड के नाम से मशहूर होने लगे थे। तो इन 2 नौजवानों ने उस एरिया के पेंटिंग दिग्गजों से कैसे मुकाबला किया? इसका राज है प्रिडिक्टेबिलिटी। उन्हें हाई करने का मतलब था कि इस बात की पूरी गारंटी थी कि वो आपको बिल्कुल टाइम पर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। ना क्वालिटी में कोई कसर बाकी होगी और ना टाइम में कोई देरी। इसलिए दिन ब दिन उनके कस्टमर की गिनती बढ़ती जा रही थी। उनके मुकाबले दूसरे पेंटर्स काफी अनप्रिडिक्टेबल थे। वो काम खत्म करने में बहुत समय लगाते थे, काम में देर से आते, बातचीत में मिलनसार और व्यवहारिक भी नहीं थे, और उनके काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन आरोन और पैट्रिक अलग थे। वो हमेशा समय पर काम शुरू करते और समय पर उसे पूरा भी कर देते थे। उनका स्वभाव अच्छा था और काम की क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी। इन गुणों के कारण मार्केट में शिरा सन्स का नाम बनने लगा और उनकी अच्छी रेप्यूटेशन बन गई थी। प्रिडिक्टेबिलिटी में 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जब कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है और लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि उसका टेस्ट बिल्कुल सेम हो। इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। ये करना इतना आसान नहीं है। इस ड्रिंक को बनाने से लेकर इसकी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेप में कोका कोला ने यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखा है। जरा सोच कर देखिए कि हजारों जगह बिल्कुल सेम प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस और न जाने किन किन चीजों की जरूरत होती है। दूसरा फैक्टर है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बार बार कस्टमर को देते रहना। कोका कोला ने 1980 में एक गलती की थी। उन्होंने कोक की रेसिपी में बदलाव किया था। उन्होंने न्यू कोक के नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने दोबारा पुराने रेसिपी को फॉलो करना शुरू किया और उनकी सेल पहले की तरह तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी, यानी अपने प्रोडक्ट को बिना किसी गलती और बिना देर किए लोगों तक पहुंचाना। ऑनलाइन स्टोर स्नैपडील के साथ पास्ट में शर्मिंदा करने वाले कई हादसे हो चुके हैं। एक बार एक कस्टमर ने सैमसंग गैलेक्सी को स्मार्टफोन का ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन जब पैकेज की डिलीवरी की गई तो बॉक्स में से साबुन की बट्टी निकली। ऐसी एम्बैरसिंग घटना एक बार फिर हुई जब एक कस्टमर ने मगु प्रो का ऑर्डर दिया था और बदले में उसे हीटर डिलीवर किया गया था। अरे रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। एक बार किसी कस्टमर ने iPhone 4S का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें से मार्बल स्टोन से भरा बैग निकला था। इन सब से उभरने के लिए स्नैपडील ने नई शुरुआत की और स्नैपडील 2.0 लॉन्च किया। एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाने के लिए कस्टमर को आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है तो उन्हें सही समय पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही डिलीवर किया जाएगा।
इसलिए आपको अपना वैल्यू डिलीवर करने में यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट और रिलायबल तीनों होना होगा। लॉयल कस्टमर्स बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉयल कस्टमर दोनों कमा सकते हैं। फाइनेंस। जब भी लोग फाइनेंस शब्द सुनते हैं तो बड़े बड़े बोरिंग बार चार्ट, स्प्रेडशीट और कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी बातों पर फोकस करेंगे तो फाइनेंस को समझना सिंपल है। फाइनेंस वो नॉलेज और साइंस है जिसका काम ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये डिसाइड करना कि कितना पैसा कहाँ लगाना है और फिर देखना और समझना है कि आप जैसे पैसों को मैनेज कर रहे हैं क्या वो आपको मनपसंद रिजल्ट दे रहा है या नहीं। आपको किसी डरावने बार ग्राफ और लंबे कैलकुलेशन को समझने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक बिजनेस ग्रेजुएट हो या ना हो, तब भी आप इसे आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और वो काफी अच्छा चल रहा है। आपके प्रोडक्ट से अच्छी कमाई हो रही है। उसके बाद आपको कई सारे बिल्स, एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह के खर्चों को उठाना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन की शुरुआत होती है। अगर आपका बिजनेस साल में 10 लाख डॉलर कमा रहा है लेकिन आपके खर्चे ही 9,99,999 डॉलर हैं, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। आपको ज्यादा कमा कर कम खर्च करना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट घर ले जा सकें। इस प्रॉफिट को आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में सर्वाइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया तो बिजनेस बंद होने की नौबत आ सकती है। प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल मतलब है कि पैसे कमाने के लिए आपने कितने पैसे लगाए। जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। ये मार्जिन जितना बड़ा होगा उतना ही फायदेमंद आपका बिजनेस होगा। तो मान लेते हैं कि $200 कमाने के लिए आपको $100 खर्च करने होंगे। ये 100% प्रॉफिट मार्जिन हुआ। अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट $50 है और आप एक यूनिट $150 में बेचते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन 50% हुआ। प्रॉफिट ही तो है जो किसी भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये आपके टाइम, एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होता है। लेकिन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है। पैसा इसका एक टूल है। अगर आपका प्रॉफिट फिगर बहुत बड़ा नहीं है तब भी आप एक संतुष्ट और खुश बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। आइए इस कहानी से सीखते हैं। एक बार एक कंपनी का सीनियर एम्प्लॉई छुट्टियां मनाने गया। उसके डॉक्टर ने उसे ब्रेक लेने की सलाह दी थी, इसलिए वो एक छोटे से गांव में हरियाली और शांति के बीच कुछ समय बिताने चला गया। एक दिन वो वॉक पर निकला। नदी किनारे चलते चलते उसकी नजर एक मछली पकड़ने वाले पर पड़ी। वो अभी अभी मछलियां पकड़कर अपने बोट के साथ लौट रहा था। उसने कई बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी। इतनी अच्छी क्वालिटी की मछलियां पकड़ने के लिए उस आदमी ने मछुआरे की बहुत तारीफ की। उसने पूछा, सर, इन्हें पकड़ने में आपको कितना समय लगा? हलन नहीं, मछुआरे ने कहा। आप कुछ देर रुककर और मछलियां क्यों नहीं पकड़ लेते? एम्प्लॉई ने पूछा। मैं अपने परिवार का पेट भरने जितना कमा लेता हूँ, मछुआरे ने कहा। फिर आप बाकी के समय में क्या करते हैं? आदमी ने पूछा। मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, बीवी के साथ समय बिताता हूँ, अपने दोस्तों से गप मारने जाता हूँ, उसने कहा। सर, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको थोड़ी और देर मछलियां पकड़नी चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट से आप और बोट खरीद पाएंगे। बीच में किसी आदमी के जरिए मछलियां बेचने की बजाय आप सीधे कस्टमर को बेच सकते हैं। फिर आप अपनी फैक्ट्री भी शुरू कर सकते हैं। आप मछलियों को कैन में पैक करके ग्रोसरी स्टोर में बेच सकते हैं। अगर आपने सब ठीक से मैनेज किया तो आप इस छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर में रह पाएंगे। आपकी लाखों में कमाई होगी। और इन सब में कितना वक्त लगेगा? मछुआरे ने पूछा। 15 से 20 साल या शायद 25 साल भी लग सकते हैं, उस आदमी ने कहा। फिर उसके बाद क्या होगा? मछुआरे ने सवाल किया। यही तो कमाल की बात है। आप अपनी ढेर सारी जमा पूंजी के साथ रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बीवी के साथ समय बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ गप मार सकते हैं। तो अंत में यही समझ में आता है कि मछुआरा उस एम्प्लॉई से कम कमाते हुए भी ज्यादा खुश था। वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने जितना कमाकर अपनी जिंदगी में मस्त था।
दूसरी ओर वो एम्प्लॉई लाखों कमा रहा था, लेकिन उसका सारा समय ऑफिस में बीत जाता था। उसके पास अपने परिवार के लिए समय ही नहीं था। इसने उसे थका दिया था, बीमार कर दिया था, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने की सलाह दी थी। इसी का मतलब होता है सफिशिएंट होना यानी काफी होना। सिर्फ लाखों कमाने से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। आपको उतने ही प्रॉफिट की जरूरत है जिससे आप ठीक से बिजनेस चला सकें और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। बचे हुए समय में आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। अभी तो आप इस दौड़ती हुई दुनिया में इतने बिजी हैं कि आपके पास ढलते हुए सूरज को देखने का भी वक्त नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ये भी पता ना चले कि काम करते करते ना जाने कब जिंदगी की शाम हो गई। क्योंकि एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर्स को महीने के अंत में पैसे दिए जाते हैं, तो आप हर महीने के खर्चों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक खर्चों के बाद बचा हुआ प्रॉफिट आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, तब तक वो बिजनेस अच्छा है। कंक्लूजन, तो आपने बिजनेस के 5 मेजर फैक्टर्स के बारे में जाना, जो है वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। आपने आयरन लॉ ऑफ द मार्केट के बारे में समझा। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करना और ये जानना कि क्या सच में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, सबसे जरूरी स्टेप है। बिना ऐसा किए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना बेवकूफी है। आपने राइट कस्टमर का ध्यान खींचने के बारे में भी सीखा। अपनी मार्केटिंग उन लोगों पर फोकस करें जिनकी आपके प्रोडक्ट को खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपने गुडविल और रेप्यूटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना। सिर्फ अच्छी क्वालिटी आपको एक ब्रांड बनाने की ताकत रखता है। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने की, उसे पसंद करने की और आप पर भरोसा करने की जरूरत है, तब जाकर वो बार बार आपसे खरीदेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। आपने प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में जाना। इस बात का ध्यान रखें कि आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी के साथ समय पर कस्टमर तक पहुंचाएं। और अंत में आपने सफिशिएंसी के बारे में समझा। जब तक आप खर्चों के बाद उचित प्रॉफिट घर ले जाते हैं, तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अमाउंट मायने नहीं रखता, ये सब के लिए अलग अलग होगा। जरूरत से ज्यादा काम करने के चक्कर में उन अनमोल पलों को ना गवाए जो आप अपने परिवार और अपनों के साथ बिता सकते हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही वो कभी कम होने वाली है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम बस बिना रुके काम करते रहे? सिर्फ प्रॉफिट के फिगर से सक्सेस को नहीं आंका जा सकता। आपको अपने परिवार, एम्प्लॉइज और साथ काम करने वालों की खुशियों को भी ध्यान में रखना होगा। आप कुछ समय निकालकर समाज सेवा के काम में भी हाथ बंटा सकते हैं। सेवा सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, अपना समय देना भी एक सेवा है। जब आप किसी की जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तब सही मायनों में वो एक मीनिंगफुल बिजनेस और जीवन होता है। तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी है। किसी भी चीज को खुद को पीछे पकड़ कर ना रखने दें। अगर आपने सब कुछ समझदारी और पेशेंस के साथ फॉलो किया, तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता।